नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं IC38 एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट 6 को आपके साथ कवर करने जा रहा हूं। इसमें मैं चैप्टर 6 से जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसे कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो काम का लगे तो डेफिनेटली इस वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुँचने में मदद मिले। क्वेश्चन है, हाउ डज डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट। ऑप्शन है ए, कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम मल्टीपल एंड इन्वेस्टिंग देम इन वन प्लेस, बी, इन्वेस्टिंग फंड्स अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस, सी, मेंटेनिंग टाइम डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट्स। इसमें जो करेक्ट आंसर है, इन्वेस्टिंग फंड्स अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप जो अपने पैसों को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि अगर एक जगह पे लॉस भी हो तो दूसरी जगह पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसे बैलेंस आउट हो जाए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। ए, एसेट, बी, रिस्क, सी, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, डी, सब्सिडी। इसमें से कौन सा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का पार्ट नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है सब्सिडी। आपने कभी भी नहीं सुना हो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने गए और वहाँ हमें सब्सिडी मिल गई। तो सब्सिडी जैसा कुछ भी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में नहीं होता है। नेक्स्ट, हु डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ HLV। HLV क्या होता है? HLV का मतलब है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। आप जानते हैं कि जो व्यक्ति का जो एज है और उसके रिटायरमेंट की एज में जितना डिफरेंस रहता है, वो उस व्यक्ति का जो है ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करने में मदद करता है। मान लेते हैं आज एक व्यक्ति की अगर एज 30 ईयर्स है और उसकी जो है सालाना इनकम अगर मान लेते हैं 1 लाख रुपए है, तो अगले 30 साल में जब तक उसका वेज जो है 60 ईयर्स का ना हो जाए, अगर उसको मान लेते हैं कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30 ईयर्स जो बचे हैं, उस हिसाब से उसका जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है वो 30 लाख रुपीज़ हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने निकाला था? ये निकाला था प्रोफेसर ह्यूबिनर ने। ये आज के डेट में भी काफ़ी रिलेवेंट है। जिस भी व्यक्ति को आप जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देने जाते हैं, सबसे पहले उस व्यक्ति की ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करो। आप भी जो है चौंक जाएंगे, क्योंकि कई बार हम जो है 1 करोड़ के जो टर्म प्लान को बहुत पुश करते हैं, बट हो सकता है इस व्यक्ति को 1 करोड़ के टर्म प्लान की आवश्यकता ही नहीं हो, उतनी उसकी शायद ह्यूमन लाइफ वैल्यू ही नहीं हो। और मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि जो लोग की जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है वो 2.5, 3, 3.5 करोड़ है और वो 1 करोड़ का प्लान लेके बैठे हैं, तो आप जो है उन्हें सजेस्ट कर पाएंगे कि वो जो है और भी अधिक टर्म इंश्योरेंस प्लान आपसे लें। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड इंश्योरेंस प्लान्स हैज़ द लीस्ट और नो अमाउंट ऑफ सेविंग। इनमें से किस में कोई सेविंग एलिमेंट नहीं है? इसका मतलब कोई एंडाउमेंट प्लान नहीं है। तो ऑप्शंस में यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस दिया है, बी एंडाउमेंट प्लान दिया है, सी वोल लाइफ एंड डी मनी बैक प्लान। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो टर्म इंश्योरेंस प्लान है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस प्लान का मतलब होता है इनकेस अगर डेथ हुई तो जो है पैसा दिया जाएगा, अन्यथा कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। हालांकि आजकल मार्केट में आपको जो है टर्म प्लान विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम के ऑप्शंस भी हैं, और साथ ही साथ आजकल तो टर्म इंश्योरेंस में भी इनकम ऑप्शन दिख रहा है, बट ये सब जो है सही मायने में टर्म इंश्योरेंस नहीं कहलाएंगे, क्योंकि फिर ये इंडोमेंट प्लान हो गया या फिर मनी बैक प्लान हो गया, इनकेस अगर वहाँ पे इनकम आनी चालू हो जाती है तो। नेक्स्ट सवाल पे हम आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज एन एसेट। इसमें से आप किसको एसेट नहीं मान सकते? ए, कार, बी, ह्यूमन लाइफ, सी, एयर, डी, हाउस। इसमें से जो एयर है, एयर को आप जो है आज तक एसेट नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो फ्री है, हर जगह मिल रहा है, आप जितना चाहें ले लें, है ना, तो उसको आप एसेट नहीं मानेंगे। वहीं पे जो कार है वो आपने कमाया है, आपका जो लाइफ है उसका कुछ वैल्यू है, हाउस का कुछ वैल्यू है। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो कैन नॉट बी कैटेगराइज अंडर रिस्क। इसमें से आप किसको रिस्क नहीं मान सकते? ए, डाइंग टू यंग, बी, डाइंग टू अर्ली, सी, नेचुरल वेयर एंड टेयर, डी, लिविंग विद डिसेबिलिटी। अगर कोई व्यक्ति की बहुत ही जब यंग एज में मृत्यु हो जाए तो वो आप रिस्क मानेंगे, अगर उनकी यंग एज या कहीं पे डिसेबिलिटी हो जाए तो उसको भी आप रिस्क मानेंगे। पर जो नेचुरल वेयर टेयर है उसको कौन रोक सकता है? तो इस वजह से उसको एक रिस्क नहीं माना जाएगा। ये तो नेचुरली आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज से जो है 5 साल बाद ये चीज़ जो है जंग खा जाएगी, तो नेचुरल वेयर एंड टेयर है, तो वहाँ पे आप ऑलरेडी इसको प्रेडिक्ट कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ रिस्क जो है मौजूद नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी वाइल जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एश्योरेंस।
B. Life insurance policies are contracts of assurance and general insurance policies are contracts of indemnity. C. In case of general insurance, the risk event protected against is certain. अच्छा, पहले तो आपको दो चीज़ों के बारे में डिफरेंस समझना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस मतलब आपका जो है इन केस डेथ होता है तो वो आपको जो है अमाउंट देगा, तो वो जो है लाइफ इंश्योरेंस कहलाता है। वहीं पे जनरल इंश्योरेंस, इसके अलावा जो भी है आपका मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सब जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरीज में आते हैं। अब आप देखें कि इनमें से कौन से को आप जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मानेंगे और कौन से को आप जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस मानेंगे। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि इनकेस मान लेते हैं कल जो है किसी ने किसी की गाड़ी को जो है ठोक दिया, तो उसको जो है रिपेयर करा के, मरम्मत करा के वापस पुरानी वाली स्थिति में लेके आने को अगर कोई कवर करता है, नॉर्मली जो है ये मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में होता है, तो उसको जो है आप इंडेमनिटी कहेंगे। वहीं पे लाइफ इंश्योरेंस में क्या ये चीज़ पॉसिबल है? लाइफ इंश्योरेंस में तो व्यक्ति ऑलरेडी जो है गुजर चुका है, क्या आप उसको वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं ना, तो उसको वहाँ पे आप इंडेमनिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि आप कुछ भी कंपनसेशन भले ही दे सकते हैं, बट कंपनसेशन से जो है उसको अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं ला सकते। लाइफ इंश्योरेंस को हम कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एश्योरेंस कहते हैं, क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो कहती हैं कि जो पर्टिकुलर इतने ईयर्स के बाद जो है अगर किसी की डेथ नहीं हुई तो हम इतना अमाउंट देंगे, अगर इनकेस डेथ होती है तो हम इतना अमाउंट देंगे, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस कहलाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। Which among the following methods is a traditional method that can help determine the insurance needed by an individual value? इसमें जो है आप देखें कि कौन सा ऐसा मेथड है जो मैंने आपको बताया था कि इस व्यक्ति को जो है एक इंश्योरेंस नीड की कितनी नीड है ये पता करने में। ए. ह्यूमन इकोनॉमिक वैल्यू, बी. लाइफ टर्म प्रपोजिशन, सी. ह्यूमन लाइफ वैल्यू, डी. फ्यूचर लाइफ वैल्यू। इसमें जो करेक्ट आंसर है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। इसको जो है प्रोफेसर ह्यूबिनर ने निकाला था, उसका मैं एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको पिछले सवाल में दे चुका हूँ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स? इसमें से किसको आप जो है एडवांटेज नहीं मानेंगे कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के? ए. सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट, बी. इनकलकेट सेविंग डिसिप्लिन, सी. लोअर यील्ड्स, डी. इनकम टैक्स एडवांटेज। अभी जो कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आप एंडोमेंट प्लान मान लें ना, तो उसमें जो एडवांटेज क्या है नहीं है, इसमें एडवांटेज जो है लोअर यील्ड्स। लोअर यील्ड्स का मतलब जो है कम रिटर्न देता है, तो ये तो एडवांटेज नहीं होगा, ये डिसएडवांटेज कहलाएगा। बाकी जो है सब इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द बिलो इज एन एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? इस बार आपसे जो है सवाल को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडवांटेज पूछा है या नॉट एन एडवांटेज पूछा है, तो वहाँ पे जो है आप बिल्कुल देख लीजिए सवाल में यहाँ पे एडवांटेज पूछा है। तो ए. रिटर्न सब्जेक्ट टू करोडिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, बी. लो एक्यूमुलेशन इन अर्ली ईयर्स, सी. लोअर यील्ड्स, डी. सिक्योर इन्वेस्टमेंट। इसमें जो है करेक्ट आंसर इसका सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। बाकी जो तीनों हैं वहीं कहीं ना कहीं पे जो है लोअर रिटर्न्स के बारे में ही बता रहा है, जो कि जो है इसका सीरियस डिसएडवांटेज है, बट इकलौता एडवांटेज जो हम कह सकते हैं सिक्योर्ड है आपका जो इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में सबसे ऊपर ही आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आप IC38 के सभी मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस के वीडियोस हमने बनाए हैं सब एक साथ चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ आया तो वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि आप ही की तरह IC38 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।